हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मानवीय विविधताएं शुरू करेंगे। और इसके बाद में हमारा इसका लास्ट चैप्टर है भूगोल का। ये उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू हो जाएगा। तो उसमें 8 से लेके 14 तक के आपके चैप्टर हैं, तो उसमें एक एक दो दो वन लाइनर बनेंगे। तो वो सारे मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक साथ ही डाल दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आधुनिक मानव की प्रजाति है होमोशेपियंस। होमोशेपियंस का मतलब होता है कि एक चिंतनशील प्राणी जो चिंता कर सके, सोच सके, समझ सके। प्रजाति क्या है? यह एक जैवीय शब्द है जिसमें उन गुणों के आधार पर एक मनुष्य को दूसरे से भिन्न समझा जाता है जो कि आनुवंशिक है। फिर अब मूल रूप से मानव जाति की कितनी प्रजातियां हैं? तो देखो, हम जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? काकेशियन, मंगोलाइड, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, तो ये 4 ही मनुष्य हैं पृथ्वी पर। चाहे आप लंबे हो, गोरे हो, नाटे हो, छोटे हो, हम सब इसी के अंदर आते हैं। दुनिया भर में 7,000 से अधिक भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। चीनी या मंदारिन सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा उपयोग में लाई गई भाषा है। फिर देखते हैं मानव की उत्पत्ति। अब आप लोग इस डायग्राम के से देख सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो सबसे पहले यहाँ अफ्रीका में जो है मानव की उत्पत्ति होती है। इस डायग्राम के ध्यान से देखो आप लोग, 1,30,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे मानव जो देखो ये सब एरो बन रहे हैं, कहाँ कहाँ फैलता गया है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से मानव की उत्पत्ति का जो क्षेत्र माना जाता है वो किसे माना जाता है? अफ्रीका को। अब क्वेश्चन देखते हैं। मानव की उत्पत्ति मानी जाती है 1,30,000 वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई थी पूर्वी अफ्रीका में। और ये कुछ नदियां हैं और देश हैं। इराक में यूफ्रेटस नदी, मिस्र में नील नदी, चीन में हुआंगहो नदी और भारत पाक में सिंधु नदी। यहाँ सब जो है वो गांव बसने लगे थे। सबसे पहले तो उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। फिर वहाँ से लोग बाग धीरे धीरे अपने आखेट के लिए, खाने पीने के लिए दूर दूर जगह जाने लगे। अब दूसरी जगह जाएंगे तो उनको वहाँ पे भी सारी व्यवस्थाएं चाहिएगी। तो जो भी पानी वाले क्षेत्र थे वहाँ पर लोगों ने छोटी छोटी बस्तियाँ बनाना शुरू हुई। और फिर यही छोटी छोटी बस्तियाँ जो हैं बाद में आगे जाकर बड़ी सभ्यताओं में बदल गई थी। अब है संस्कृति के उद्गम केंद्र। पहली मानव सभ्यताएं विकसित हुई, देखो 5 प्रदेशों में हुई। कौन कौन से? इराक, मिस्र, भारत पाक, चीन और मैक्सिको। इन्हीं आधुनिक देशों में संस्कृति के मूल केंद्र हैं जिन्हें संस्कृति के उद्गम केंद्र कहा जाता है। फिर है मेसोपोटामिया सभ्यता स्थित है। कहाँ पर? इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में है। मैक्सिको की सभ्यता है माया सभ्यता, जो कि कहाँ है? अमेरिका में। फिर है सुमेर साम्राज्य स्थापित हुआ था 3500 ईसा पूर्व टिग्रिस व यूफ्रेटस के किनारे। ये 11th क्लास में है चैप्टर, उसको आप मैं करवाऊंगी बाद में। और सुमेर साम्राज्य की राजधानी थी उर। ये देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उर क्या था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर जो है वो सुमेर साम्राज्य की राजधानी थी। वह व्यापारिक व कलात्मक दृष्टि से पहला शहर था। फिर है हुआंगहो नदी में कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो शांग साम्राज्य। ठीक है। माया सभ्यता के शहर थे तिकाल और मायापन। भाई ये सभ्यताएं विकसित हुई तो इन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए, अपने शहर बनाए, तो ये इनके मुख्य शहर थे। अब देखो इसी में चैप्टर 8 जो है वो शुरू हो जाता है सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं। ये 8 से लेके 14 तक रहेगा, तो इसमें छोटे छोटे वन लाइनर बनेंगे। तो उनको कोशिश करूँगी कि 2-3 को एक साथ कवर करें। पंडवाणी किस क्षेत्र की गायन शैली है? ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। लावणी ये भी गायन शैली है, कहाँ की है? महाराष्ट्र। और मांड राजस्थान वाले बच्चे सब जानते हैं, राजस्थान की है। भारत में कितनी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? तो कितनी हैं? 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। और देश में कितनी बोलियां हैं? तो 1600 बोलियां बोली जाती। फिर है रंग भेद नीति को क्या कहते हैं? अपार्थाइड। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ग्रामीण वाला जो चैप्टर है वो शुरू हो गया है, जो अपन सिविक्स बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने माहर के तालाब पर सत्याग्रह कब किया था? 1927 में। ये एक तालाब था जहाँ पर निम्न जाति के लोगों को नहीं जाने देते थे, इसलिए बाबा साहब ने यहाँ पे क्या किया था? आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। जाजम व चोखला क्या है?
तो यह शहरिया जनजाति की परंपरागत संस्थाएं हैं जो कि वहाँ की जनजाति क्षेत्र में न्याय व्यवस्था बनाए रखती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है, प्राउड, भारत। प्रथम भाषा आयोग बनाया गया किसने? बाला साहेब गंगाधर खेर के नेतृत्व में बनाया गया प्रथम भाषा आयोग, और इन्होंने त्रिभाषा फार्मूला दिया था। त्रिभाषा फार्मूला में क्या क्या आएगा? हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा आती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है तो कौन सा है? स्विट्जरलैंड। वहाँ पे 26 कैंटीन है और उन कैंटीनों मतलब कबीलों का शासन चलता है। स्विट्जरलैंड संविधान जो है वो कब अंगीकृत किया इसने? 12 सितंबर 1848 को। हालांकि ये हमसे कोई मतलब नहीं रखते इस तरह के क्वेश्चन, चूँकि पर हमारी बुक में है और एनसीईआरटी आपको पता है बेस है हर चीज़ का, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ से उठा लिए जाते हैं। पर फिर आता है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है ग्राम सभा। अब देखो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में था भी। किसी गांव की मतदाता सूची में दर्ज नामों की सूची को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहते हैं। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं भाई, गांव का कोई भी सदस्य तो वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होना चाहिए? उस गांव की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, तभी वो ग्राम सभा का सदस्य बनाए। बेशक आप 18 वर्ष के हो लेकिन आपका नाम दर्ज नहीं है वोटर लिस्ट में तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं बनेंगे। देखो अब आगे मैंने इसमें लिखा भी है, गांव का प्रत्येक 18 वर्ष का नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में है और उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। फिर है ग्राम सचिवालय व्यवस्था को सभी जिलों में लागू किया गया था तो 1 अप्रैल 2011 को। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान से देखें, 5, 12, 20 और 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित होकर जनता के कार्य संपन्न करते हैं। और राजस्थान में क्या होता है? 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर व 26 जनवरी को ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाती है। राजस्थान वाले बच्चे ध्यान से देखें इस चीज़ को, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को। फिर अब आती है वार्ड सभा। जैसे ग्राम सभा होती है तो उसी तरह से प्रत्येक पंचायत में क्या है? वार्ड बने होते हैं। तो देखिए प्रत्येक पंचायत वृत्त के वार्डों में वार्ड सभा का प्रावधान है। वार्ड सभा में उस वार्ड के सभी वयस्क सदस्य होते हैं। वार्ड सभा की प्रति वर्ष कम से कम 2 बैठकें आयोजित करनी चाहिए और वार्ड सभा के लिए जो गणपूर्ति है वो 1/10 होती है। आगे थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसमें जिला परिषद वगैरह भी हैं, तो इसके क्वेश्चन और बाद में बनाएंगे, उसके बाद ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान से वीडियो देखें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे आप आराम से मैसेज कर सकते हैं और मैं साथ साथ में आपकी प्लेलिस्ट भी बना के डाल रही हूँ तो उसे भी आप देख लें। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।